ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बच्चा लोग। कल के लेक्चर में अगर आप लोग को याद होगा तो हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़े बेसिकली देखा जाए तो। हम लोगों ने देखे थे कैपलर्स के तीनों लॉ। क्या टाइम है? 6:45 का टाइम है। चलो तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने केपलर के तीनों लॉ पढ़े थे। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने एलिप्स के बारे में कल थोड़ा बहुत पढ़े, पेरिहिलियन, एपिहिलियन, फिर मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ये सारी चीजों को हम लोगों ने स्टडी किया। फिर हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट लॉ हम लोगों को बेसिकली क्या बताता है, वो बताता है कि प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड में एलिप्टिकल शेप में रिवॉल्व करते हैं और सन एलिप्स के किसी फोकस पे क्या होता है, सिचुएटेड। सेकेंड लॉ हम लोगों ने पढ़े थे कि प्लैनेट जो होते हैं वो इक्वल एरिया ट्रैवल करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जिसका मैथमेटिकल प्रूफ भी देखे थे, dA/dt इज कांस्टेंट। याद आ रहा है? एरियल वेलोसिटी क्या करेंगे बेटा? आप हमेशा लेट आते हो। dA/dt ये हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। हम लोगों ने कल जब इसका मैथमेटिकल अप्रोच देखे थे, गर्ल्स बैठ जाओ, आवाज नहीं। जब मैथमेटिकल अप्रोच देखे थे बच्चे लोग, तो हम लोगों ने एक प्रूफ देखे थे कि किस तरीके से एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करते हुए, एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट मानते हुए हम लोग किसी भी प्लैनेट का प्रूफ कर सकते हैं कि जो उसका एरिया ट्रेवल्ड होता है पर यूनिट टाइम वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। वो क्या होगा? हमेशा फिक्स होगा, है ना? केपलर का सेकेंड लॉ से हम लोगों ने एक चीज और पता की है देखल कि जब भी प्लैनेट रिवॉल्व करता है तो जब वो सन के करीब होगा तो उसकी घूमने की स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है, और जब वो सन से दूर होगा तो उसकी घूमने की स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। याद आ रहा है? कल ये भी चीज हम लोगों ने डिस्कशन में लिए थे। देन थर्ड लॉ पढ़े थे कि टाइम पीरियड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन रेडियस। प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाकर कांस्टेंट लगाए थे k, और मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी प्लैनेट का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि उसको एक चक्कर अर्थ सन का लगाने में कितना टाइम लगता है। फिर हम लोगों ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े थे। अगर आपको याद हो तो कल हम लोगों ने देखे थे कि क्यों डिनोमिनेटर में r² आ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू मून एंड एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, इसका रेशियो अगर लेकर हमने प्रूफ किए थे कि वो स्क्वायर के फॉर्म में आता है। फिर हम लोगों ने देखे भी थे कि भैया 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने इनवर्स स्क्वायर लॉ से प्रूफ भी किए थे कि डिनोमिनेटर में क्या आता है? r² आता है। बहरहाल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ना बच्चों, वो मैंने आपको कल बताया था कि यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के हर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है? मास अप्लाई करता है, फोर्स अप्लाई करता है। बट आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब वो फोर्स की हम लोग बात करते हैं ना तो वो मैसिव ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। कल हम लोगों ने ये चीज भी डिस्कस किए थे कि मास जब बहुत कम होता है तो कैपिटल G की जो वैल्यू है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो 10⁻11 में। तो अगर मास ज्यादा नहीं रहेगा तो फोर्स की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, है ना? कल मैंने 100 किलो का भी एग्जांपल लेकर आपको बताया था कि अगर आप 100 केजी का मास कंसीडर कर रहे हो तो भी उसका आंसर कितना आएगा? 10⁻7, जो कि ना के बराबर ही है ना? इसीलिए जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हो तो वो हमेशा हेवी ऑब्जेक्ट के लिए डिस्कशन में आता है। आप और मेरे बीच में हम लोग कभी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कस नहीं करें। हम लोग पढ़े थे कि भैया हम लोग के बीच में सब जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसी को ओवरकम नहीं कर पा रहे, तो बात ही दूर ना। और ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर सिर्फ यही ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर, ये भी तो अप्लाई कर रहे होंगे ना। ये भी अट्रैक्शन है तो ये भी अट्रैक्शन है, दोनों साइड से नील हो गया। समझ रहे कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसीलिए हम लोग एक दूसरे के ऊपर जब फोर्स की बात करेंगे तो उसको कैलकुलेशन में हम लोग नहीं लेते। हम लोग बात करते हैं अपने और अर्थ के बीच में, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, 6 × 10⁻24 kg। हाँ, यहां पर देखो फोर्स की वैल्यू बहुत बढ़िया है, क्योंकि F = G/m/r²। जब आप करेंगे तो आप उसमें नोटिस करें मास ऑफ अर्थ तो बहुत ज्यादा है, ऑब्जेक्ट का मास ठीक है कम है, बट दूसरा वाला मास तो ज्यादा है ना। तो उसकी वजह से G जो होगा वो क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। 10⁻24 10⁻11 कितना हो जाएगा? फिर भी सर 10⁻30, मतलब अच्छा खासा फोर्स लगेगा अर्थ के और आपके बीच में। समझ में आ रहा है? अर्थ के और मून के बीच में, अर्थ के और सन के बीच में। अब आप बोलेंगे सर मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मेरा दोस्त लंदन में, मेरे और उसके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? सेम है ना, के बराबर है सर। कैसे है वो?
ना, क्योंकि आपका मास ही कितना है, ना के बराबर है, इसीलिए हम लोग उसको काउंटिंग में लेते हैं। क्लियर है कि नहीं भैया? ठीक है ना, बात करते हैं ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसकी वैल्यू जो हम लोगों ने लिखे, ये कैसे पता लगाएंगे? 10th में आपको याद होगा मैंने बताया था कि एक्सपेरिमेंटली हम लोग इस कैपिटल जी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाते हैं, ध्यान से देखो। कितनी वैल्यू इसकी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कैवेंडिश। उसने ना एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसका नाम ही है कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया, चलो एक स्ट्रिंग लिया जिसको सीलिंग से लटका दी, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, कंसीडर करो मासलेस स्ट्रिंग है, और इसमें एक रॉड है, इसके वहां पर इसने दो मास को लगाया, ठीक है, और यहां पर एक हैवी मास लेड का रखा, और यहां पर भी एक मास किसका रखा, लेड का। लेड क्यों लेते हैं, क्योंकि लेड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोगों ने ये दो मास लिए, तो इनके बीच में कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ये दोनों मास के बीच में भी कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, मतलब ये इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो ये रॉड घूमेगी, रॉड घूमेगी। जैसे मान लो एक रस्सी है बच्चे लोग, अगर मैं उसको पकड़ के घूमूं तो रस्सी ट्विस्ट होगी ना, तो जैसे आपको पता होगा कि स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स होता है ना, आप जब स्प्रिंग को छोड़ दे तो वो स्प्रिंग जो है वापस से अपने नॉर्मल शेप और साइज को रीगेन कर लेती है। तो हम लोग बोलते हैं कि जब आप उसको खींचते हैं, मतलब आपने उसके ऊपर वर्क डन किए ना, तो बदले में वो अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करती है। वर्क डन किस में कन्वर्ट होता है, उसके अंदर की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में। जब आप उसको छोड़ दोगे तो वो वापस से वो क्या करती है, अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन, तो वो जो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है, या बोलो वो अपने अंदर एक फोर्स डेवलप करती है जिसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, जिसकी वजह से वो वापस अपने अंदर लेकर आती है। हम लोग इस स्ट्रिंग के अंदर भी देखेंगे कि जब ये घूमेगा ना, जब ये स्ट्रिंग घूमेगी अपनी, तो इसके अंदर भी क्या होगा, कुछ ट्विस्टिंग होगी। क्या होगी बच्चों, और घुमा रहे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर टॉर्क की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, टॉर्क। देखो पहले तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको तो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे सर, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन, लेट्स से इनके बीच का डिस्टेंस है d स्क्वायर, दोनों सेम डिस्टेंस पे रखे थे d स्क्वायर। अब ये जो लेंथ है ना, ये l है, ये कितनी है, l। मैं बोल रहा हूं कि जब ये घूमेगा तो कुछ एंगल से घूमेगा, ठीक है, ये जब घूमेगा चलो तो कुछ एंगल से इसके अंदर ट्विस्टिंग होगी। अच्छा देखो आपका रॉड भी तो घूम रहा है ना, आपका रॉड भी क्या हो रहा है चलो, घूम रहा है। अब रॉड जब घूमेगा, आप एक जगह फोर्स ऐसा लगा रहे, एक जगह फोर्स ऐसा लगा रहे, तो ये भी क्या होने वाला, मूव होने वाला, मतलब इसके अंदर भी टॉर्क डेवलप होगा। अरे रोटेट होगा ना, वो भी रॉड ऐसा है, स्ट्रिंग ऐसी है, रॉड है, तो ये भी तो घूम रहा है, तो घूम रहा है तो इसके अंदर भी क्या डेवलप होगा, टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, R into F, R into F, F कौन सा, परपेंडिकुलर फोर्स वाला, F कौन सा बच्चे लोग, तो देखो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पर टॉर्क निकालूं तो सर होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स तो परपेंडिकुलर है ही है ना इस लेंथ से, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। F की वैल्यू कितनी है, G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर इंटू L, ये टॉर्क है जिसकी वजह से ये रॉड घूमा। रॉड घूमेगा तो अपना स्ट्रिंग भी घूमेगा, मतलब सर स्ट्रिंग के अंदर भी क्या होगी, थोड़ा सा टॉर्जनल इफेक्ट आएगा, वो भी क्या होगा, कुछ एंगल घूमेगा। अच्छा वो एंगल को मैं मेजर कर सकता हूँ, अरे भैया वो घूमेगा तो मैं वो एंगल काउंट कर सकता हूँ ना कि वो कितना एंगल घुमा, नहीं समझा, आप कैसे मेजर करेंगे उसको भी बता देता हूँ। लेट्स से आपकी बुक में उसका भी तरीका बताया कि भैया हम लोग यहाँ पर एक स्केल रखेंगे ऐसा, ठीक है, जब वो घूमेगा तो यहाँ पर ना वो डिफ्लेक्शन दिखेगा। लेट्स से ये घुमा तो ऐसा हो गया, ये पहले ऐसी पोजीशन में था अब ऐसा हो गया, तो ये कुछ एंगल बनाएगा ना, तो आप उस एंगल को क्या कर लोगे, मेजर कर लोगे, उस एंगल को क्या कर लोगे, मेजर कर लोगे। उसको हम लोग बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं इसको, थीटा। जैसे आपको याद होगा रीस्टोरिंग फोर्स पढ़े तुम लोग, रीस्टोरिंग फोर्स पढ़े हो कि नहीं, उसको kx से लिखते थे। रीस्टोरिंग फोर्स को हम लोग ऐसा लिखते थे माइनस kx। माइनस क्यों लगाते थे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए माइनस kx।
x इज वॉस डिस्प्लेसमेंट और k रिस्टोरिंग कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। ऐसे यहां पर जब टॉर्क आएगा ना तो इसके अंदर भी देखो वो घुमा था किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगर मैं यहां से ये दोनों बॉल को हटा दूं तो वो वापस से अपनी जगह पे आएगा। वो देखो थैली वेली लेके जाते हैं अक्सर रास्ते में, तो थैली घूमती है फिर अपने आप घूम के अपनी जगह पे आ जाती है। थैली घूमी थी, आपने घुमा दी नेट से, उस जब वो घूमती है तो उसके अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? टॉर्क नहीं बोल, क्या बोल रहा हूं, रीस्टोर। ये घुमा था इस बॉल की वजह से, क्योंकि बॉल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा जिसकी वजह से वो घूम गया। अगर मैं बॉल हटा दूं तो वो रीस्टोरिंग टॉर्क वापस से उसको कहां पर लेकर आएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। जैसे रीस्टोरिंग फोर्स होता है वैसे यहां पर क्या होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। क्या होगा बच्चों? आपके बुक में रीस्टोरिंग टॉर्क को उसने किससे डिनोट किया बच्चों? कुछ नहीं, उसने कुछ दिया ही नहीं। भैया मैं नाम दे देता हूं रीस्टोरिंग टॉर्क, उसने कुछ दिया ही नहीं, उसने डायरेक्टली लिखा आर का मतलब रीस्टोरिंग। उसका फॉर्मूला होता है k इनटू थीटा। क्या होता है? जैसे यहाँ k इनटू x था, x का मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, या एंगल में था तो इसके लिए मैंने क्या लिखा, थीटा। क्या लिखा बच्चे लोग, कोई समझ में आया? kx की जगह हम लोगों ने क्या लिखे, kg। ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो ये वाले टॉर्क के बराबर होगा। अरे हाँ है ना, जितना उसने घुमाया था वापस से वो उसको अपनी पोजीशन पे लेकर आएगा ना। तो सर ये वाला टॉर्क और ये वाला टॉर्क क्या होगा? तो क्या मैं बोल सकता हूँ G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर इंटू l इज इक्वल टू k थीटा। अब ध्यान से सुनना, थीटा में मेजर कर रहा था, थीटा में मेजर कर रहा था, स्ट्रिंग मैंने लगाया हूं तो मुझे k की वैल्यू पता है, अलग अलग स्ट्रिंग की अलग अलग k की वैल्यू होती है। रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल इस k को बोलते हैं। तो अलग अलग चीज के लिए अलग अलग, रस्सी लगाएंगे तो कुछ और होगा, स्टील की लगाएंगे अलग होगा, प्लेटिनम की लगाएंगे अलग होगा। तो k की वैल्यू अपने को पता है डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। ठीक है, मास मेरे को पता है, अरे बोलो ये दोनों मास मुझे पता है ना। डिस्टेंस मुझे पता था, मैंने ही रखा था, मुझे डिस्टेंस पता था। m लेंथ ऑफ रॉड मुझे पता है। आप बताओ इस फॉर्मूले में सब कुछ नोन है सिवाय किसके? तो इस फॉर्मूले से आप किसको निकाल सकते हैं? इस तरीके से हम लोग किसकी वैल्यू निकालते हैं बच्चे लोग? g की वैल्यू निकालते हैं। और वो कितनी आती है? 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg। अरे समझा कि नहीं भैया? पक्का g की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे ये समझ में आया? ठीक है, अब एक बात और समझ लो। ये तो बात हो गई किसकी बच्चे लोग? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। गर्ल्स ये बात किसकी हो गई? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। एक होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 10th में पढ़े थे इसके बारे में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10th में भी पढ़े थे, 11th में भी डिस्कस किए, जिसको हम लोग स्मॉल g से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? स्मॉल g। और हम लोगों ने पढ़े थे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है एट सरफेस ऑफ अर्थ, हम लोग मान के चलते हैं कि कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है कि नहीं? सबको याद है भैया? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। बट यहाँ एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है? तो mg। और एक ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़े, Gmm अपॉन r स्क्वायर या d स्क्वायर, आपकी मर्जी। r या d बोले तो डिस्टेंस है, ये दोनों ही फोर्स सेम है। तो mg किसके बराबर हो जाएगा? Gmm अपॉन एक स्मॉल m से स्मॉल m, स्मॉल m बोले तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, स्मॉल m बोले तो मास ऑफ, कैपिटल M बोले तो मास ऑफ। तो g की वैल्यू कितनी आती थी? Gm अपॉन r स्क्वायर, है ना? आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, Gme अपॉन r प्लस h दा, क्योंकि स्मॉल r क्या होता है? रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, है ना? ये रेडियस ऑफ अर्थ है, इस पूरे को हम लोग क्या बोलते थे? स्मॉल r। तो स्मॉल r की जगह आप क्या लिख सकते हो? r प्लस, अगर ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे रखा है तो h कितना होगा? 0। अगर यहां पर रखा होता तो हाइट पर है तो कितना रखते? h। मालूम है कि नहीं भाई? ये 10वीं में पढ़े आप कि अगर ऑब्जेक्ट हाइट पर है तो r की जगह क्या आएगा? r प्लस h। r मतलब डिस्टेंस ना। तो भैया अगर मान लो ऑब्जेक्ट इधर पर है तो उसके लिए डिस्टेंस ये हुआ, वो कितना है? स्मॉल r है। स्मॉल r की जगह आप क्या लिख सकते हो? कैपिटल R प्लस h भी लिख सकते हो। तो वही मैंने लिखा है, स्मॉल r की जगह क्या लिख दिया? r प्लस h का होल स्क्वायर। अगर वो सरफेस ऑफ अर्थ पे तो हाइट कितनी है? 0। तो आप g की वैल्यू लिख सकते हो Gm अपॉन r स्क्वायर,
क्योंकि वो अगर सरफेस ऑफ अर्थ पर होगा तो हाइट कितनी होगी, 0 होगी, तो h की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, तो बचेगा क्या, सिर्फ अर्थ। तो g इज इक्वल टू gm अपॉन, इस फॉर्मूले में ध्यान से सुनना, इस फॉर्मूले से अगर आप आंसर निकालोगे तो इसका आंसर लगभग आता है 9.8 के आसपास। कितना आता है, मतलब इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखो तो इस फॉर्मूले में सिर्फ एक मास है, और वो किसका मास है, अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ हम लोग को पता है अप्रोक्सीमेटली हम लोग कितना लेते हैं, 6400 किलोमीटर। मास ऑफ अर्थ हम लोग को पता है 6 × 10⁻24 kg। इस फॉर्मूले में आपको g की वैल्यू पता है, अभी पता कर लिए, मास पता है, रेडियस पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, स्मॉल g, और वो कितना आएगी, 9.8। कितनी आएगी बच्चों, एक बात आपको समझनी चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मास पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड नहीं करती। वो ग्रेविटी किस पर डिपेंड करती है, अर्थ के मास पे, अर्थ के रेडियस पे, अर्थ के हाइट पे। हाइट कम ज्यादा होगी तो भी ग्रेविटी चेंज होगी ना, तो मास पर डिपेंड करती है और रेडियस पे। कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, वो बदलने वाला, यूनिवर्सल कांस्टेंट। आप पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाओगे, कैपिटल जी कभी जिंदगी में बदलेगा, बदलने वाली चीज यहाँ पर सिर्फ दो है, मास और, हम लोग अभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि वो कैसे कैसे बदल सकता है। ये क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत, इसको लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तीनों डेरिवेशन है तो उसको इत्मीनान से समझने की कोशिश करो आप। हम लोग को बात करना है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि ग्रेविटी स्मॉल g की वैल्यू किस तरीके से वेरी करती है, इस चीज को हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, क्या हो अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप अर्थ के सरफेस के ऊपर लेकर जाए, क्या हो अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ के सरफेस के अंदर लेकर आए, और क्या हो अगर उसको एंगल पर लेकर जाए। तीनों चीज पॉसिबल है ना। जैसे ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, तो अगर मैं उसको यहां लेकर गया तो क्या होगा, नीचे लेकर आया तो क्या होगा, या फिर कुछ एंगल पर ऐसे लेके चले। तो ये तीनों पॉइंट को हम लोग को क्या करना है, अभी डिस्कस करना है। तो पहले बात करते हैं चेंज इन ग्रेविटी, ग्रेविटी एट एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट पर। कहां पर बात चल रही है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ऊपर लेकर जाऊंगा तो ग्रेविटी में क्या फर्क पड़ेगा, इसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखो। मान लेते हैं कि ये अर्थ है, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है, लेट्स से इसका रेडियस r है, और ये जो हाइट है मैं इसको ऐसा ले लेता हूं स्ट्रेट, ये रेडियस है और ये क्या है, हाइट। ठीक है, हम लोग को पता है कि इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल r। और अगर अभी आपको याद हो तो हम लोगों ने g के लिए एक फॉर्मूला लिखे थे, g इक्वल्स टू gm अपॉन r स्क्वायर। ये कब होगा, जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे हो, और अगर वो हाइट पर है, मतलब यहां पर है, तो g का फॉर्मूला पढ़े थे gm अपॉन r प्लस h दा। सही है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। डिवाइड 1 एंड 2। भैया दोनों को क्या कर देते हैं, ये हाइट पर है इसीलिए सफिक्स में क्या ले लेते हैं, gh ले लेते हैं। तो मैं इस gh अपॉन g, LHS से डिवाइड होगा RHS, gm अपॉन r प्लस h दा होल स्क्वायर, द होल डिवाइडेड बाय gm अपॉन r स्क्वायर। gm से gm तो gh अपॉन g, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां चले जाएगा, तो कितना आ जाएगा, r स्क्वायर अपॉन r प्लस h दा। देखो ये g की वैल्यू कब है, एट सरफेस ऑफ अर्थ, वो हम लोग को पता है कि वो कितनी होती है, 9.8। कितनी होती है भैया, इस g को इधर फेंक दो तो g r स्क्वायर। अगर मैं इसमें से r कॉमन ले लूं, क्या कॉमन लूं, अगर r बाहर आएगा तो स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा, वो r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, यहां से r गया तो यहां 1 बचेगा, और सर यहाँ तो r था ही नहीं तो इसके नीचे r आ जाएगा। अरे हाँ है ना भाई, ये समझा कि नहीं सबको। अब ये r स्क्वायर से r स्क्वायर, तो gh की वैल्यू क्या हो गई, g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r दा। अगर आप ध्यान से देखो ना इस फॉर्मूले को बच्चे लोग, तो इसमें देखो हाइट और ग्रेविटी में कौन सा रिलेशन आ गया है, इनवर्स है कि नहीं।
मतलब हाइट अगर बढ़ती है तो ग्रेविटी क्या होती है, ठीक है। अब अगर इसको और थोड़ा सा प्रूफ करना है, ये नीचे पावर प्लस में है ना, अगर ऊपर लेकर आऊंगा तो पावर क्या है, माइनस में। तो 1 प्लस एच बाय आर रेस टू -2। जैसा अपने लोग a प्लस बी द होल का एक्सपांशन करते हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर का एक्सपांशन करते हैं ना, वैसे यहाँ पर जब आप एक्सपांशन करोगे तो जी पहला प्लस आएगा, फिर ये माइनस है तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, -2h बाय आर। और भी आगे आएगा, पावर बढ़ेगा ना, h बाय आर का होल स्क्वायर होगा, मगर हम लोग उसको कंसीडर करने वाले। अब आप बोलेंगे क्यों? देखो हाइट और रेडियस, हाइट जो है ये छोटी है ना, हाइट जो है वो क्या है और रेडियस क्या है, ज्यादा। तो अगर मैं छोटे नंबर को किसी बड़े नंबर से डिवाइड करूं तो वो और छोटा हो जाएगा, उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। इसीलिए हायर पावर को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, निग्लेक्टिंग, यहां चाहिए तो लिख लो, निग्लेक्टिंग हायर पावर, निग्लेक्टिंग। तो यहां पर सिर्फ इतना ही लिखे, और भी आएगा टर्म मगर हम लोग उसको कंसीडर, आप समझे क्यों नहीं कर रहे बच्चों, क्योंकि सर हायर पावर छोटी वैल्यू होने वाली है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला। तो ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट, gh is equals to g into 1 minus 2h upon r। अब आप खुद सोचो, अगर हाइट जो है वो रेडियस के बराबर है, अगर हाइट किसके बराबर है तो यहाँ पर 1 - 2 हो जाएगा। अरे h की जगह r लिख दो ना, r से r क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1। तो gh की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -g। समझ में आ रहा है ना, मतलब ग्रेविटी एट पर्टिकुलर हाइट किसके बराबर हो जाएगी, -g के बराबर, -9.8 के बराबर। अगर मान लेते कि h की वैल्यू बहुत कम है, h की वैल्यू बहुत लेट्स से 0 के आसपास, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 0। तो gh की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, h की वैल्यू 0 है, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर है, अर्थ के सरफेस पर, तो वो किसके बराबर होगा, gh के g के बराबर होगा। आप समझ रहे कि नहीं बच्चों, जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ाते जाऊंगा ये वैल्यू क्या होती जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। समझ में आ रहा है, तो g की वैल्यू उसकी वजह से टोटल क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। क्लियर है मैंने क्या बोला, बोलने का मतलब ये कि ग्रेविटी एट हाइट, ग्रेविटी एट वो क्या होगी, कम, वो क्या होगी। बोलने का मतलब ये है कि भैया अगर आप अर्थ के सरफेस पर हैं तो ग्रेविटी ज्यादा है, अगर आप ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। सिंपल, एकदम आसान भाषा में अगर मैं बोलूं तो मैं यही बोलना चाहता हूं। ये पहला केस है कि अगर मैं ऊपर जा रहा हूं, क्या हो अगर मैं नीचे आऊं, ज्यादा होगी, 10वीं में पढ़ के आए थे ना, ज्यादा होगी। मैंने आपको बताया था कि अगर आप सरफेस में अंदर भी आते हो तो भी ग्रेविटी क्या होती है। यहां पर क्वेश्चन आया होता है कि क्यों सर, यहां पर क्वेश्चन, अब आपको याद हो 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों को ना एक डेरिवेशन दिया था, डेंसिटी वॉल्यूम वॉल्यूम लगा हुआ के, मैंने तुम लोगों को बोला था सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, उसको करने की जरूरत, अब हम लोग करेंगे क्योंकि अब सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखो सब लोग। हम लोग नेक्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट केस देखो बच्चों, अब बात करते हैं कि डेप्थ में अगर आ रहे हैं, एल्टीट्यूड का मतलब क्या था, हाइट था। अब बात करते हैं कि डेप्थ में क्या होगा, चेंज इन ग्रेविटी एट डेप्थ। भैया मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है बच्चों, और अब मैं यहां से नीचे आ रहा हूं, ठीक है, अंदर ऐसा, पहले यहां से लेके यहां तक का रेडियस था ना, आर। अब मेरे लिए रेडियस इतना ही रहेगा, जैसे ये कितना है, डी है, ये कितना चलो, तो ये बचा हुआ कितना रहेगा, कोई बता सकता है, ये इतना हिस्सा कितना रहेगा सर, r माइनस डी रहेगा। r में से d को निकाल दो तो बचा हुआ क्या रहेगा, r माइनस डी। अरे समझे कि नहीं, मतलब मैं कहां आ रहा हूं, अर्थ के सरफेस के अंदर। कोई दिक्कत है बच्चों, g का फॉर्मूला क्या है बोलो जल्दी से, g का फॉर्मूला क्या है, याद रखिए इसको। देखो अभी हम लोगों ने एट सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटी का फॉर्मूला पढ़े थे, g is equals to gm upon r। मैं पहला केस ले रहा हूं, जब ये अपना अर्थ ये है ना, ये बड़ा वाला अर्थ है, हम लोग अंदर आने वाले हैं, ठीक है, तो g is equals to gm upon r। देखो इस केस में क्या होगा बच्चों, जब आप जमीन के अंदर आएंगे ना तो अर्थ का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, इसीलिए हम लोग को इसको किसके टर्म्स में लाना पड़ेगा, वॉल्यूम के टर्म्स में लाना।
किसके टर्म्स में? मास है तो उससे वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सर अपने पास एक फॉर्मूला हम लोगों ने लोअर क्लास में पढ़े थे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? एंड ये स्फीयर है ना, ये क्या है बच्चे लोग? स्फीयर। क्या हो गया? उससे क्यों खेलने लगते तुम लोग? नहीं ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, किसी को याद है? 4/3 पाई स्क्वायर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर लेंगे ना। ये क्या हो गया अपना? मास। तो मैं यहां पर मास की जगह क्या लिख देता हूं? G इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर एक आर बचेगा ना, तो G इंटू रो इंटू 4 पाई आर अपॉन ये हो गया G। ये क्या हो गया बच्चे लोग? अब बात करते हैं ग्रेविटी एट डेप्थ। अब कहां पर बात करते हैं? देखो जब आप डेप्थ में आ जाएंगे तो रेडियस कितना आ जाएगा? R माइनस डी। अरे हाँ है ना, तो यही सेम फॉर्मूला, बस R की जगह क्या आएगा सर? तो ग्रेविटी एट डेप्थ G इंटू रो इंटू 4 इंटू पाई, R की जगह क्या होगा? अपॉन गर्ल्स। सेम वही काम। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। डिवाइड 1 एंड, तो क्या हो जाएगा? GD अपॉन G। तो ये कितना हो जाएगा? G रो 4 पाई R माइनस D अपॉन 3 द होल डिवाइडेड बाय G रो 4 पाई R अपॉन 3 से 3, G से G, रो से रो, 4 से 4, पाई से पाई, क्या बचेगा? R माइनस डी अपॉन, चाहो तो सेपरेट कर दो, R अपॉन R माइनस डी अपॉन R से R, 1 माइनस डी बाय R। इस G को इधर फेंक देते, तो GD की वैल्यू कितनी हो गई? G इंटू 1 माइनस डी अपॉन R। अब आप खुद बताओ, डेप्थ ज्यादा कि रेडियस ज्यादा होगा? सर ऑफ कोर्स रेडियस ही ज्यादा होगा। आप जैसे जैसे नीचे आएंगे, ये पूरा रेडियस है ना, आप नीचे आएंगे तो डेप्थ की वैल्यू हमेशा R से क्या होगी? बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है सर? डेप्थ रेडियस के बराबर हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ। तो देखो D हमेशा R से क्या रहेगा? छोटा, और छोटी वैल्यू को बड़े वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर किस में आएगा? और छोटा। 1 माइनस करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगी। अरे ये 0 पॉइंट लेट से 1 आएगा, कितना आएगा? 1 माइनस 0.1 किया तो कितना हो गया? 0.9। 0.9 इंटू G, मतलब G से तो कम ही है ना। अरे हाँ या ना, मतलब आप जब डेप्थ में जाओगे तो भी ग्रेविटी की वैल्यू क्या होने वाली है? ऊपर जा रहे थे तो भी कम, डेप्थ में आ रहे थे तो भी। कोई दिक्कत है? आप इस बात को और इस तरीके से समझो। नॉर्मली बच्चे क्या बोलते हैं सर, ऊपर जा रहे थे तो बढ़ रही थी ना, तो नीचे आएंगे तो ग्रेविटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। लॉजिकली यही लगता है, बात भी सही है कि जब आप ऊपर जा रहे हो, हाइट और ग्रेविटी में कौन सा रिलेशन था? इनवर्स था ना। तो सर अगर हाइट बढ़ेगी तो ग्रेविटी कम होगी, ये बात बाय डिफॉल्ट समझ में आता है। बट अगर हाइट कम हो रही है तो ग्रेविटी बढ़नी चाहिए। बट इस बात में आपको याद रखना है कि जब आप जमीन के अंदर आओगे तो ग्रेविटी क्या होती है? जब आप जमीन के अंदर आएंगे ना, तो इस बात पर ध्यान रखना, ठीक है आप जमीन के अंदर आएंगे तो हाइट कम होगी, बट अर्थ का मास भी कम हो रहा है। कहते ना वो पेज फाड़ के एग्जांपल दिया था, जब आप लेट से आप जमीन के अंदर आओगे, इस बात को समझो कि जब आप जमीन के अंदर आते हो बच्चे लोग, तो पहले रेडियस 6400 किलोमीटर का था। जब आप लेट से आप 200 किलोमीटर ही अंदर आ गए तो अब कितना हो गया? 6200 किलोमीटर। तो ये 200 किलोमीटर एरिया में मट्टी थी ना, तो उसका मास भी तो कम हुआ। अरे हाँ या ना, ये 200 किलोमीटर के रेडियस में जो मट्टी होगी वो पूरी निकालनी पड़ेगी। आप इमेजिन करें मास कम होगा कि नहीं? और मास और ग्रेविटी में कौन सा रिलेशन है? अब आप बताओ, मास अगर कम होगा तो ग्रेविटी भी क्या होगी? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मास का इंपैक्ट ग्रेविटी पे क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू डेप्थ। अब क्लियर हो गया? और वो हम लोगों ने डेरिवेशन वाइज भी प्रूव करके बता दिए कि भैया सर यहाँ पर कुछ भी हो जाए, इसका फाइनल आंसर कितना होगा? सर डेप्थ बहुत ज्यादा किसके बराबर हो जाएगा? रेडियस के बराबर। तो r अपॉन r कितना हो जाएगा? 1 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। मतलब अगर आप कहां पर चले आए
एट द सेंटर ऑफ अर्थ कहां चले आया? सेंटर ऑफ अर्थ पर मेरा जो डेप्थ है वो किसके बराबर हो गया? रेडियस। तो यहाँ पर r रखूंगा, यहाँ तो r पहले से, r से r 1 - 1 मतलब एट सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटी कितनी होगी? इसको लॉजिकली भी समझा जा सकता है कि भैया ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पर है तो यहाँ से जितना फोर्स लग रहा होगा यहाँ से भी तो उतना ही फोर्स लग रहा होगा। अरे ऊपर भी उतना ही है, नीचे भी उतना ही है ना, तो नील हो जाएगा। दोनों साइड से फोर्स क्या लग रहा है? सेम लग रहा है, बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा। मतलब एट सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटी कितनी होगी? 0। अरे समझा कि नहीं मैंने? कोई दिक्कत? पक्का? लिख लो उसको। आपकी बुक में एक ग्राफ दिया है, उसको समझ लो। देखो अगर आप ग्रेविटी और डेप्थ के बीच में रिलेशन देखो ना, तो लीनियर रिलेशन है। पावर कितना है? 1। और यही चीज अगर आप हाइट मतलब एल्टीट्यूड के लिए देखो तो पावर कितना है? मतलब स्क्वायर में। यहाँ पर लीनियर रिलेशन चेंज हुआ है। कैसा? जैसे जैसे डेप्थ चेंज होता है ज्यादा होते जाएगा, वैसी वैसी प्रोपोर्शनलिटी ग्रेविटी भी क्या होते जाएगी? कम होते चली जाएगी। बोलने का मतलब ये है बच्चों कि अगर ध्यान से देखो, यहाँ पर ग्रेविटी को प्लॉट करते हैं। किसको प्लॉट करते हैं? और आपको एक ही ग्राफ में दोनों चीज प्लॉट करके दिया है। ये डेप्थ के लिए है और ये किसके लिए? तो मान लो कि भैया ग्रेविटी ज्यादा है, कम होती है ना ग्रेविटी, तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे ग्रेविटी क्या होते जाएगी? या उल्टा बोलते, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ते जाएगी फिर तो ज्यादा हो गई ना। वो इनसाइड दी अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ के अंदर। कैसा रिलेशन था? लीनियर रिलेशन समझा रहा है बेसिकली। कैसी बात कर रहा है? लीनियर रिलेशन। लीनियर याद है ना सबको? स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक याद है? मैंने बताया था पैराबोलिक लिखता है। कैसा लिखता है? एल्टीट्यूड में स्क्वायर है ना, तो ये कैसा लिखेगा? पैराबोलिक शेप। समझ में आया कि नहीं भैया? जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ते जाएगा ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती चली जाएगी। क्लियर? ये ग्राफ आपके बुक में दिया है जो आपको पता होना चाहिए। बहुत बार हम लोग को इस तरीके के ग्राफ ड्रॉ करके पूछता है कि इस ग्राफ से स्टडी करके बताओ। ठीक है, दूसरा केस, 2 केस हो गए। तीसरा केस लेते हैं एट एन एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? पहले बात की थी एल्टीट्यूड पे, फिर बात की है डेप्थ पे, अब बात करते हैं कुछ एंगल पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। थोड़ा ध्यान से देखेंगे सब। वैसे इसको तो हम लोग चाहते हैं तो डायरेक्टली डिस्कस कर सकते थे, बट ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना ये जो वैल्यू है ना बच्चे लोग, ये अपना r = r है। समझा? अब अगर मैं इससे कम आ रहा हूं तो यहां से आप देखेंगे कि डेप्थ क्या हो रही है? कम, तो ग्रेविटी भी क्या हो रही है? समझा? इसके आगे जाएंगे तो हाइट बढ़ेगी, तो हाइट बढ़ेगी तो ग्रेविटी क्या होने लगेगी। समझा? कि यहाँ तक के क्या है? r है, इससे पहले आएंगे तो कम हो रहा है ना, तो ग्रेविटी देखो क्या होते जा रही है। मतलब डेप्थ में आ रहे तो ग्रेविटी क्या हो रही है? r के आगे जा रहे तो प्लस होते जाएगा, मतलब हाइट बढ़ते जा रही है, तो भी ग्रेविटी क्या हो रही है? इमेज क्या? अरे भैया ये अपना r है, रेडियस यहाँ नहीं है, यहाँ है। अब अगर मैं इससे पीछे आऊं मतलब r की वैल्यू कम होगी ना, जैसे ये 6400, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? 6200, 6000। समझा कि नहीं? कम आ रहे तो देखो कम भी तो हो रही है ना। अरे समझा कि नहीं? ऐसी आगे जाऊंगा तो वैल्यू बढ़ेगी 6500, 6000, फिर भी कम ही हो रही है। आप समझा?